ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मैं आरिफ हसन, असिस्टेंट प्रोफेसर, घोष विश्वविद्यालय, भोपाल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा मॉडल्स क्या होता है। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि डेटाबेस क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, सब स्कीमा क्या होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा मॉडल्स क्या होता है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में भी बताया हुआ है कि जो डेटा होता है उससे हम एक रिकॉर्ड बनाते हैं जिसको एक इन्फॉर्मेशन बोलते हैं और उसी को हम रिलेशन बोलते हैं। लेकिन हमको अलग-अलग कामों के लिए हम एक तरीके से रिलेशन नहीं बना सकते, हम अलग-अलग तरीके से रिलेशन बना सकते हैं। कई जगह हो सकता है हम पैरेंट चाइल्ड का रिलेशन बनाएँ, कई जगह हो सकता है हम नेटवर्किंग टाइप का बनाएँ, कई जगह हो सकता है ईआर डायग्राम का बनाएँ, कई जगह हो सकता है रिलेशनल जो डेटा है उसके हिसाब से हम बनाएँ। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत किस हिसाब से है, उस तरीके से आप डिज़ाइन करते हैं। जैसे हमने आपको पहले भी एक मकान का उदाहरण दिया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि जैसे मकान अपन होता है वो अलग-अलग डिज़ाइन से अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाते हैं। ठीक ही उसी तरीके से हम डेटा मॉडल्स जो होते हैं वो अलग-अलग तरीके से बनाते हैं जिसका उपयोग हम आगे जाके सॉफ्टवेयर में करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन-कौन से डेटा मॉडल्स होते हैं, उन डेटा मॉडल्स को यूज़ करेंगे तो हमें क्या-क्या फ़ायदा होगा, क्या-क्या नुकसान होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या डिसएडवांटेज होंगे, ताकि आप इस वीडियो को देख लेने के बाद ये समझ सकते हैं कि जब आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो किस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है। तो जैसा अगर कोई आपसे पूछे कि डेटा मॉडल की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम डेफिनेशन कह सकते हैं कि ये डेटा मॉडल इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टूल दैट आर डेवलप्ड टू समराइज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस डेटा मॉडल्स प्रोवाइड अस with a transparent picture of data which helps us in increasing in actual database. It shows us from the design of the data to its proper implementation of data. यानी कि जो हम इम्प्लीमेंट करने की स्थिति में जब आ जाए, यानी कि आपका डेटाबेस मॉडल करने के बाद सिर्फ आपको कोडिंग करना बाकी रह जाए, उसकी पूरी एक ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन बन जाए कि जो हमारा सॉफ्टवेयर बनने वाला है वो इस तरीके से बनेगा, इनकी डेटा के बीच में इस तरीके से रिलेशन रहेगा, तो वो हमारा कहलाता है डेटा मॉडल्स। तो डेटा मॉडल इस तरीके से हमारी हेल्प करता है। तो आइए इस वीडियो में हम देखेंगे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले 4 डेटा मॉडल्स के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे हायरार्किकल मॉडल, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे, उसके बाद फिर हम नेटवर्क मॉडल, उसी तरीके से एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसके बाद ईआर मॉडल और उनके रिलेशनल मॉडल और उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। तो सबसे पहले हम हियरार्किकल मॉडल समझते हैं। हियरार्किकल का मतलब होता है टॉप टू बॉटम, यानी कि अगर हमको कोई ऐसी ज़रूरत पड़ रही है जहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन का फ्लो टॉप टू बॉटम ले जाना है या बॉटम टू टॉप ले जाना है, मतलब साइड वाइज़ इन्फॉर्मेशन नहीं ले जाना है, तो उस केस में हमको हियरार्किकल मॉडल का यूज़ किया करना होता है। यानी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होती है, ऊपर की इन्फॉर्मेशन टॉप इन्फॉर्मेशन होती है और जो नीचे की इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर की जो इन्फॉर्मेशन होती है उनका रिलेशन पेरेंट और चाइल्ड के बीच में होता है। तो अगर हम कोई हमसे पूछे कि हायरार्किकल मॉडल क्या होता है, तो उसका डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि दिस कॉन्सेप्ट यूज ए हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर टू ऑर्गेनाइज द डेटा। द हायरार्किकल begins at the root which contains root data and then grows into a tree as child node as added to the parent node। यानी कि हायरार्किकल मॉडल में हम सबसे पहले एक पेरेंट नोड लेते हैं। पेरेंट नोड के अंदर क्या होगा, इन्फॉर्मेशन होगी जिसको कि हम बोल सकते हैं रिकॉर्ड होगा। उसके बाद जो दूसरा रिकॉर्ड होगा वो उसके अंदर आएगा एज ए पेरेंट, उसके एज ए चाइल्ड आएगा। जब चाइल्ड आएगा तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसे पेड़ उल्टा हो जाता है उस तरीके से हम बोल देते हैं कि पेड़ का जो टॉप है उसमें एक पेरेंट होगा, उसमें से ब्रांचेस निकलती हैं और पत्तियां होती हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी चली जाती है। तो इस तरीके से हम जो मॉडल बनाते हैं, इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन या रिलेशन के बीच में रिलेशन बनाते हैं, वो हमारा कहलाता है हायरार्किकल मॉडल। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि सबसे पहले रूट नोड है, यहाँ से एक गैमी, मायन, ये 2 अब चाइल्ड निकले, फिर उसके बाद गैमी से जॉन निकला, मायन निकला, इस तरीके से सी आया, ऊपर से रूट नोड हुआ तो उसके बाद इसे हुआ। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना होता है कि एक पेरेंट से हम एक चाइल्ड बना सकते हैं। इसके आगे हम
और समझते हैं कि the hierarchical model was the first database management system model. This concept uses hierarchical tree structure to organize the data. Hierarchical begins at the root, which contains root data, and then grow into a tree as the child nodes are added to the parent node. The model accurately depicts several real-world relationships such as food, recipe, website, stamp, and so on. तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपको बताया कि जैसे कि हम एक उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले आप वेबसाइट लेते हैं। वेबसाइट क्या होता है? एज़ अ पेरेंट होता है, मतलब उसका जो एड्रेस होता है वो पेरेंट होता है, रूट होता है। उसके बाद कोई आपसे पूछता है कि इसके मेन्यूज़ में जाइए तो उसका चाइल्ड हो जाता है। मेन्यूज़ के अंदर सब मेन्यू में जाते हैं तो बंद हो जाता है। इस तरीके से चीज़ बन जाता है। और जब हम उसके पेरेंट से बाहर निकल आते हैं, जैसे कि वेबसाइट को अगर हमने बंद कर दिया तो उसके सारे चाइल्ड ऑटोमेटिक बंद हो जाएँगे। तो इस टाइप की जो रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे हमको वेब डिज़ाइन करना है, जहाँ पर एक पेरेंट है, तो वहाँ पर हम इस तरीके के हायरार्की का मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। ये एक डायग्राम और देख सकते हैं आप। यहाँ पे जैसे शूज़ है, वुमेन शूज़ है, इसके अंदर आप देखा हाई हील आया, बिलीज़ आया। दूसरी तरफ चाइल्ड देखिए आप, मेन शूज़ आया, उसके अंदर 2 हुआ, स्पोर्ट्स शूज़ हुआ, स्नीकर्स हुआ, ये आया। अब सपोज़ करिए मैं ऊपर के नोड जैसे कि शूज़ बना हुआ है, इसको मैं नोड को अगर डिलीट कर दूँ, तो नीचे के जितने चाइल्ड हैं, रिलेशन है, वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएँगे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप वेबसाइट को बंद कर देंगे, तो मेन्यू सब मेन्यू तो बंद हो ही जाएगा। तो इस तरीके के जो रिलेशन होते हैं, उसको हम कहते हैं हायरार्किकल मॉडल रिलेशन। अब ये देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, फीचर्स ऑफ हायरार्किकल मॉडल। तो इसका जो बेनिफिट है, फीचर्स है जो बोल सकते हैं, वो कहलाता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो पेरेंट इसमें आएगा कि ए पेरेंट नोड एक्सिस्ट फॉर ईच नोड, however a parent node might have several child nodes, it is not permitted to have more than one parent। यानी कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशन का हो सकता है, एक पेरेंट के एक से ज़्यादा चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक से ज़्यादा पेरेंट्स हो सिंगल चाइल्ड के, क्योंकि उसको अगर हमको बंद करना है तो बंद, जैसे मैंने बताया, तो पूरा अगर हमको पेरेंट्स का डिलीट करेंगे तो चाइल्ड अपने आप डिलीट हो जाएंगे। ठीक है ना? इसलिए हर एक से ज़्यादा चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन सारे चाइल्ड्स का केवल एक ही पेरेंट होगा। इसमें हम वन टू मेनी रिलेशन बना सकते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि एक रूट होता है और उसके बाद बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं। जैसे वेबसाइट का एग्जांपल दिया, वेबसाइट में क्या होता है, मेन वन क्या होता है, आपकी वेबसाइट एड्रेस, उससे मेनी रिलेशन है, मतलब अगर आप उसके साथ और भी चीज़ जोड़ना चाहते हैं, मेन्यू सब मेन्यू या कोई दूसरी वेबसाइट जोड़ना चाहते हैं, तो वन टू मेनी आप रिलेशन बना सकते हैं। अब फीचर्स में इसके अंदर थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, डिलीशन प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपको बताया कि पैरेंट नोड अगर आपका रिमूव हो जाएगा किसी वजह से, तो आपके चाइल्ड नोड भी रिमूव हो जाते हैं, इसके अंदर प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा इसके पॉइंटर जो होता है, पॉइंटर यूज्ड टू कनेक्ट द पेरेंट चाइल्ड नोड्स एंड टू ट्रैवर्स नेविगेट बिटवीन द स्टोर नेट डेटा। इसके अंदर जो हमारा होता है पॉइंटर होता है। पॉइंटर का मतलब होता है हम इसके अंदर एड्रेस रखते हैं। जो पेरेंट नोड होता है वो अपने चाइल्ड नोड का एड्रेस रखता है, इस तरीके इसको बोलते हैं पॉइंटर। तो इसमें पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आता है जिसको कि हम बोल सकते हैं मेमोरी लेवल पे ये काम करता है। यानी कि इसमें 2 लेवल पे काम होता है, मेमोरी लेवल में पॉइंटर होगा और डेटा भी होगा। अब इसके कुछ फ़ायदे होते हैं जिसको कि हम प्रोस बोल सकते हैं। क्या फ़ायदे हैं हायरार्किकल मॉडल के? ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर इसमें बना सकते हैं, जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है, क्विक नेविगेशन हो सकता है। अगर एनी मॉडिफिकेशन टू पेरेंट नोड है तो उसको रिफ्लेक्ट ऑटोमेटिकली इन द चाइल्ड नोड हुआ। अगर कोई चीज़ हम पेरेंट नोड में चेंज करते हैं तो उसके चाइल्ड नोड में भी रिफ्लेक्ट हो सकता है। ऐसी हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं जिसमें कि अगर हम पेरेंट नोड से कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन फ्लो करें तो चाइल्ड तक भी चली जाए। तो ये इसके फ़ायदे होते हैं। अब देखते हैं इसके नुकसान क्या होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम करते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उसके सिर्फ़ फ़ायदे होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे। तो हायरार्किकल मॉडल के फ़ायदे तो हमने देख लिए, किस तरह से डिज़ाइन करते हैं वो देख लिया। अब इसका कुछ नुकसान भी होते हैं। क्या नुकसान होता है? नुकसान इसमें ये होता है कि रिलेशनशिप दैट आर कॉम्प्लेक्स आर नॉट सपोर्टेड बिकॉज़ इट इज़ ओनली सपोर्ट वन पेरेंट पर चाइल्ड नोड। इफ वी हैव कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इन व्हिच चाइल्ड हेड नीड्स टू हैव टू पेरेंट। यानी कि मैंने अभी आपको जैसे बताया कि एक पेरेंट के एक से ज़्यादा चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन चाइल्ड के एक से ज़्यादा पेरेंट नहीं हो सकते। लेकिन कई बार हमको ऐसी इन्फॉर्मेशन बनाना पड़ती है जो हमको हमको अलग-अलग डिपार्टमेंट से लेना है, सपोज़ करिए, तो वो इसमें पॉसिबल नहीं होगा। जैसे मैंने कोई वेबसाइट बनाई, मुझे एक समय पे चाइल्ड से एक सेल्स डिपार्टमेंट का भी चाहिए, स्टोर डिपार्टमेंट का चाहिए, कोई और तीसरे डिपार्टमेंट का चाहिए, और मैं चाह रहा हूँ तीनों इन्फॉर्मेशन जो है वो एक मेरे पेरेंट चाइल्ड में ऑटोमेटिक आ जाए, तो वो इसमें नहीं आ पाएगी, क्योंकि इसमें चाइल्ड के पास एक ही पेरेंट होगा। तो वो उस तरीके से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि इसका इन्फॉर्मेशन जो है वो चारों तरफ से नहीं आ सकता, सिर्फ़ टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप ही जाएगा। तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम है। अब इसके बाद हम देखते हैं, हायरार्किकल मॉडल हमने समझ लिया, इसके बाद हम दूसरा मॉडल देखते हैं कि नेटवर्क मॉडल क्या होता है। देखिए हायरार्किकल मॉडल में क्या था कि जो भी रिकॉर्ड है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो या तो टॉप टू बॉटम जाएगी या बॉटम टू टॉप जाएगी, इसमें साइड वाइज़ नहीं जा सकती।
तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए नेटवर्क मॉडल आया। नेटवर्क मॉडल का मतलब होता है कि कोई भी आप नोड बना रहे हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी रिकॉर्ड है, तो वो सब आपस में एक-दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता कि चाइल्ड पेरेंट्स से ना जुड़े या इस चाइल्ड दूसरे पेरेंट्स से ना जुड़े। इसमें सब लोग एक-दूसरे से जुड़े होते हैं, ग्राफ टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो वो कहलाता है नेटवर्क मॉडल। तो ड नेटवर्क मॉडल की परिभाषा क्या होगी, डेफिनिशन क्या होगी? द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस मॉडल एंड द हायरार्किकल मॉडल is that any record can have several parent in the network model. It uses graph instead of hierarchical tree. अब ये देखिए सामने जैसे एक मैंने एक छोटा-सा आपको समझाने के लिए एक नेटवर्क मॉडल बताया है कि जैसे एक कॉलेज है, सीएसई डिपार्टमेंट है, लाइब्रेरी है, स्टूडेंट है, तो ये सारे जो रिकॉर्ड है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है या सारे नोट जो भी आप इसका नाम देना चाहें, ये सब आपस में जुड़े हैं। मतलब कोई भी नोट, कोई भी रिकॉर्ड कहीं से भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। ये एक दूसरा डायग्राम और नेटवर्क मॉडल का आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड कहीं से भी कैसा भी डेटा ले सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि टॉप टू बॉटम लेगा या लेफ्ट टू राइट रहेगा, कहीं से कोई भी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से आपके आ सकते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसके अब फीचर देखते हैं, नेटवर्क मॉडल है तो उसके इतने फ़ायदे हैं तो कुछ फीचर्स भी होंगे। तो इसमें क्या है मल्टीपल पाथ होता है, जैसे मैंने बताया कि आप कहीं से कहीं भी जा सकते हैं, कोई आपका रोटेशन नहीं है, तो आपके मल्टीपल पाथ हो जाएँगे। तो इसका क्या लिखेंगे हम मल्टीपल पाथ के अंदर? देयर मे बी सेवरल पाथ्स टू द सेम रिकॉर्ड ड्यू टू द इंक्रीज़ नंबर ऑफ रिलेशनशिप। इट अलाउज़ फॉर क्विक एंड ईज़ी डेटा एक्सेस। अभी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले यागी के मॉडल में बताया कि किसी चाइल्ड को कोई इन्फॉर्मेशन एक डिपार्टमेंट से लेना है तो वो ले सकता है, लेकिन 2-3 डिपार्टमेंट से लेना होगा तो वो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जब हम नेटवर्क मॉडल में आएँगे तो कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं से भी ली जा सकती है, किसी भी डिपार्टमेंट से ली जा सकती है। तो इसके इस क्यों ली जा सकती है कि उसके अंदर मल्टीपल पाथ होता है। इसका जो दूसरा फीचर है वो देखते हैं द एबिलिटी टू मर्ज मोर रिलेशनशिप। अब चूंकि आप इसके मल्टीपल पाथ है तो मतलब आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं, कहीं भी कुछ जा सकते हैं, तो इसमें आपके पास बहुत सारे पाथ होंगे तो बहुत सारा आप रिलेशन भी डेवलप कर सकते हैं। इसके अंदर सर्कुलर लिंक लिस्ट भी बना सकते हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट का मतलब है लास्ट वाला पहले से जुड़ सकता है, दूसरा वाला पहले से जुड़ सकता है, कोई भी कहीं से भी जुड़ सकता है सर्कुलर लिंक लिस्ट में। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में हम लिख सकते हैं द सर्कुलर लिंक लिस्ट इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द नेटवर्क मॉडल। अगर आपको इसका इम्प्लीमेंट करना है कि सर नेटवर्क मॉडल में तो आप सर्कुलर लिंक लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है? सर्कुलर लिंक लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जहाँ पे कहीं से भी कोई सा भी डिज़ाइन हम कर सकते हैं जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है कि जब आप नेटवर्क मॉडल में यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे तो वो सर्कुलर लिंक लिस्ट में आ सकता है। ठीक है? तो ये इसके कुछ फ़ायदे हुए, प्रोस हुए कि इन कंपैरिजन टू द हायरार्किकल मॉडल डेटा कैन बी रिट्रीव फास्टर। चूँकि इसके अंदर आप कहीं से कहीं भी जा सकते हैं, तो आप ऑटोमैटिकली ऑब्वियस सी बात है कि वो फास्ट हो जाएगा। दिस इज़ बिकॉज़ डाटा इन द नेटवर्क मॉडल इज़ मोर रिलेटेड एंड देयर मे बी मोर वन पार्ट टू गिवन नोड। As a result, the data can be assessed in a variety of ways, and data integrity is present since there is a parent-child relationship. Any changes to the parent record and mirror in the child record. यानी कि नेटवर्क मॉडल है, लेकिन अगर आप चाहें कि नेटवर्क मॉडल के अंदर भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप डेवलप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आपके सामने खुला हुआ मैदान है, आप जैसे रिलेशन डेवलप करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मॉडल में इतने फ़ायदे होने के बाद भी इसमें कुछ नुकसान होते हैं, तो उसको हम देखते हैं कौन सा नेटवर्क मॉडल। अब इसमें क्या नुकसान हो सकते हैं? एज द नंबर ऑफ रिलेशनशिप टू बी मैनेज ग्रो, जैसे जैसे आपकी रिलेशनशिप बढ़ेगी, आपके रास्ते बढ़ेंगे, द सिस्टम में गेट इंक्रीजिंग कॉम्प्लिकेटेड। तो सिस्टम आपका कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि उसके लिए फिर आपको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको अच्छा प्रोसेसर चाहिए, उसके लिए आपको अच्छी मेमोरी चाहिए। एंड टू ऑपरेट द मॉडल यूजर मस्ट हैव थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। और चूंकि आपको थ्रेड ज़्यादा मिल रहे हैं तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा होना चाहिए। एनी अल्टरेशन सच अपडेट डिलीशन और इंसर्शन इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अब आपने इतने रिलेशन तो बना लिए, लेकिन अब आपको याद भी रखना पड़ेगा कि किसी को अपडेट करने के बाद दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं एक को डिलीट कर दूं तो दूसरे पे क्या असर होगा, या अगर मैं एक रिकॉर्ड के अंदर कुछ इंसर्ट कर दूं तो दूसरे कितनी जगह पे उसका रिलेट है तो उस पर क्या असर पड़ेगा। तो कोई कुल मिला के हम कह सकते हैं नेटवर्क मॉडल में अगर उसके फायदे हैं तो अगर वो फायदे अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो उसको मैनेज करना भी आना चाहिए। अगर हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे तो जो फायदे हैं वही हमारे लिए कल को प्रॉब्लम भी बन सकता है। तो ये इसका हम कॉन्स ऑफ नेटवर्क मॉडल में हम समझ सकते हैं। अब 2 मॉडल देख लेने के बाद हम तीसरे नंबर पे देखते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में ये होता है, अभी तक हमने जो हायरार्किकल मॉडल या नेटवर्क मॉडल पढ़ा है, तो उसमें क्या था, हम एक रिकॉर्ड पे काम कर रहे थे। मतलब एक रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम उस रिकॉर्ड को बोल देते हैं एंटिटी बोल देते हैं। और एंटिटी एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से कैसे जुड़ी हुई है, हम उसका रीज़न भी देते हैं।
हायरार्किकल मॉडल में या नेटवर्क मॉडल में हमने रिलेशन नहीं बताया नहीं, हमने सिर्फ ये बोला कि एक रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हम तीसरे मॉडल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में आते हैं, तो या हम उसको रिलेशन का टाइप भी बताते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि उस एंटिटी की और कौन-कौन से एट्रिब्यूट हैं, जो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल का परिभाषा क्या होगी। वी डिपिक्ट द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इन विजुअल फॉर्म इन द मॉडल टू मेक इट ईजियर फॉर स्टेक होल्डर टू कॉम्प्रिहेंड। यानी कि ये जो है मॉडल है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है बजाय हायरार्किकल मॉडल या नेटवर्क मॉडल के। अब देखिए जैसे यहाँ पर आपका सामने आ रहा है, यहाँ पे आपके सामने 2 एंटिटी बने हुए हैं, स्टूडेंट है, कॉलेज है। स्टूडेंट के एट्रिब्यूट्स आप देखिए, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट एड्रेस है। अब दूसरी जो एंटिटी है उसका कॉलेज आईडी है, कॉलेज नेम है। अब ये आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो स्टूडेंट स्टूडेंट आईएन के नाम से है। स्टूडेंट ये हमारी एंटिटी है, ये एक रिलेशन डेवलप कर रही है दोनों एंटिटी के बीच में, मतलब यहाँ से हम रिलेशन डेवलप कर पा रहे हैं। तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये जो 2 रिकॉर्ड है, ये 2 रिकॉर्ड अलग-अलग हैं, स्टूडेंट हैं, कॉलेज वाले हैं, उनकी एट्रिब्यूट्स अलग-अलग हैं और जब ये रिलेशन कर रहे हैं, उनके बीच में जो इन्फॉर्मेशन हो रही है, वो एक स्टूडेंट आईएन नाम के रिलेशनशिप टेबल के थ्रू या रिकॉर्ड के थ्रू हो रही है। तो इसके फीचर्स क्या होंगे? इसका फीचर पहला ये होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसको हम एक ग्राफिकल वे में समझ सकते हैं। तो it is really straightforward and easy to comprehend to developer can use it to interact with stakeholder. दूसरा क्या बेनिफिट होगा कि डेटाबेस डिजाइन द अप्रोच इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डेटाबेस डिजाइन एंड एड डेटाबेस डिजाइनर इन द क्रिएशन ऑफ डेटाबेस। इसी के साथ ईआर डायग्राम इज यूज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉडल। यानी यहाँ पर आप सब चीज़ें देख सकते हैं कि रिकॉर्ड आपस में कैसे जुड़ रहे हैं, उनके एट्रीब्यूट्स क्या है, किनका रिलेशन क्या है। मतलब आपको 360 व्यू मिल जाता है ये समझने के लिए कि एक रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड के साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ है। अब ईआर डायग्राम जो बनाते हैं, तो ईआर डायग्राम के कुछ कंपोनेंट भी होते हैं। तो सबसे पहले एंटिटी कहलाते हैं। एंटिटी का मतलब होता है वो रिकॉर्ड, या अगर आप एक टेबल में एक रिकॉर्ड है तो वो टेबल हमारा एंटिटी कहलाएगा। तो एंटिटी इज अ रियल लाइफ कॉन्सेप्ट, इट कुड बी पर्सन, लोकेशन और इवन एन आइडिया। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम फॉर एग्जांपल एज एंटिटी सच एज टीचर, स्टूडेंट, कोर्स, बिल्डिंग, डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। यानी जो हम टेबल बना रहे हैं वह एक तरीके से हम कह सकते हैं एंटिटीज। दूसरा होता है एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट क्या हुआ? एन एट्रीब्यूट इज अ रियल वर्ल्ड प्रॉपर्टी दैट एग्जिस्ट इन एन एंटिटी। फॉर एग्जांपल एंटिटी टीचर हैज प्रॉपर्टी सच एज टीचर, सैलरी, आईडी, एज एंड सो ऑन। अब ये जो टेबल हमने एंटिटी बनाया है, इसके एट्रीब्यूट मतलब इसकी खासियतें क्या है या इसकी हम कह लेंगे उसकी फील्ड क्या है, एक तरीके से वो फील्ड हमारी कहलाती हैं एट्रीब्यूट। और ये तीसरा होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब है कि एंटिटी इस तरफ है, दूसरी एंटिटी उस तरफ है। अब दोनों एंटिटी आपस में जुड़ना है तो आपको एक रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो रिलेशनशिप किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं, वो रिलेशनशिप के लिए हमको एक लिंक जरूरी है। तो हम कह सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू ट्रेड डिस्क्राइब हाउ दे आर लिंक्ड। टीचर फॉर एग्जांपल वर्क्स फॉर अ डिपार्टमेंट। इस तरीके से हम रिलेशन उसका बना सकते हैं। अब देखिए ये सामने ये आ रहा है, ये जो मैंने आपको बताया यही है। अब इसमें लाइब्रेरी ये क्या है, आपकी एंटिटी है, टीचर्स नेम, टीचर्स आईडी, मोबाइल नंबर, एज, सैलरी, ये क्या है एट्रीब्यूट है। किसके एट्रीब्यूट है? लाइब्रेरी के एट्रीब्यूट है। उसी तरीके से दूसरी एंटिटी है डिपार्टमेंट, उसके 2 एट्रीब्यूट है, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। और वर्क फॉर ये क्या है? आपका रिलेशन, ये इन लिंक है। मतलब ये इस तरीके से आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसकी जगह आप वर्क फॉर की जगह अगर आप चाहें तो एक दूसरा तीसरा टेबल भी बना सकते हैं कि भाई एक इन्फॉर्मेशन, एक टेबल दूसरे टेबल से किस तरह से जुड़ी हुई है, तो वर्क फॉर्म करके मैंने एक तीसरे नाम का टेबल भी बना लिया। तो अब यहाँ पे हम देखें, अगर इसको हमको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? दैट entities in the figure above are teachers department, teachers ID, teachers name, age, salary, mobile number are the characteristics of the teacher object. Department name and department ID are the attributes of the department entity. The relationship is used to connect the two entities and each teacher is assigned to a department. तो मुझे उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। इसको वीडियो को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो इस वीडियो को एक बार रिवर्स फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, ताकि वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएँगी। इस वीडियो को अगर आपने समझ लिया तो फिर मुझे नहीं लगता किसी और वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और ये डाटा मॉडल तो आपको एक वीडियो में आता ही है। अब इसके हम प्रोज एंड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, अब देखिए इसके हम फायदे देख लेते हैं। फायदे क्या हैं? सबसे पहले सिंपल होता है। द ईआर मॉडल इज सिंपल टू कंस्ट्रक्ट कंसेप्चुअली।
आसान होता है। वी कैन इजीली कंस्ट्रक्ट द ईआर डायग्राम फॉर द डे मॉडल इफ वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज एंड द एट्रीब्यूट। यानी यहाँ पे वो सिंपल होता है, आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है कि आप एक्चुअली में करना क्या चाहते हैं। दूसरा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल है, आपको पता है कौन से रिकॉर्ड कहाँ से किधर जाएंगे, किधर आएंगे, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो हो रही है, वो आपको आसानी से समझ में आएगा। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं डेटाबेस डिजाइनर फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉय दिस मॉडल टू कम्युनिकेट देयर थॉट्स। इसी तरीके तीसरा जो उसका फायदा है या प्रोज हम बोल सकते हैं, वो है इजी कन्वर्सेशन टू एनी मॉडल। यानी मैंने अभी आपको बताया कि मॉडल हमने बना लिया, तो इसका अल्टीमेट यूज़ क्या है? इसका अल्टीमेट यूज़ है, अल्टीमेटली हमको सॉफ्टवेयर बनाना है, और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मॉडल को देख के ही हम कोडिंग करते हैं और उसके बाद डिज़ाइन करते हैं। तो ये हमारा एक ब्लूप्रिंट होता है सॉफ्टवेयर का। तो इससे अगर आपका मॉडल बहुत अच्छा है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो उसके बाद उसकी डिज़ाइन भी बहुत अच्छे से हो जाएगी और आपका अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो तीसरा पॉइंट जो है ईज़ी कन्वर्सेशन टू एनी मॉडल है। दिस मॉडल ट्रांसलेट्स नियरली नीटली टू द रिलेशनशिप मॉडल, and it is simple to transform the ER model into table. This model can be transformed into network model, hierarchical model and so forth. यानी यहाँ तो आपने पूरा क्लियर कर लिया, तो आप इस मॉडल को कहीं भी चेंज कर सकते हैं, नेटवर्क मॉडल में कर सकते हैं, हायरार्किकल मॉडल में कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसके यूनिट लेवल पे काम किया, आपको सब पता है कि भाई ये दो मेरे पास एंटिटी है, उनके एट्रीब्यूट है, रिलेशन कैसे बनाने हैं। अब आपको जैसा चाहें, अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे को नेटवर्क मॉडल में करना है, तो नेटवर्क कोई भी कहीं से कनेक्ट हो जाएगा तो नेटवर्क मॉडल बन जाएगा। अगर टॉप टू बॉटम इन्हीं को कर देंगे आप, तो फिर आप आपका हायरार्किकल मॉडल हो जाएगा। तो यहाँ से आप कहीं पे भी जा सकते हैं। अब इसका हम नुकसान देख लेते हैं। नुकसान का मतलब होता है, देखिए नुकसान का मतलब ऐसा नुकसान नहीं होता, नुकसान का मतलब होता है कहीं कंस्ट्रेंट बन जाते हैं उसके, कुछ आपके लिमिटेशंस बन जाती हैं, तो वो उसको हम कॉन्स बोल रहे हैं। अल्टीमेटली ऐसा कोई नुकसान नहीं है कि इसको बनाने के बाद आपको कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो चीज़ें मैनेज नहीं होती, तो वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं, जहाँ पे हमको इसकी लिमिटेशंस बन जाती हैं। तो पहले लिमिटेशन है नो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर नोटेशन। अब जैसे हमने ये डिज़ाइन बनाया, अब किसी ने कहा तो नहीं है कि उसका टेस्ट तो करा नहीं है कि ये जो डिज़ाइन बनाया वो सही है। ये हमने अपनी कन्वीनिएंट के हिसाब से बना लिया है। तो व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग एन ईआर मॉडल देयर इज़ नो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। एज़ अ रिजल्ट वन डेवलपर में यूटिलाइज नोटेशन दैट आर अनफैमिलियर टू द अदर डेवलप। यानी ये आप सिर्फ़ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बनाते हैं, कोई इसका स्टैंडर्ड हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं इसी तरीके से वो बनाऊँगा। हिडन इन्फॉर्मेशन दूसरा इसका कौन-सा हो सकता है? इन द ईआर मॉडल सर्टेन इन्फॉर्मेशन मे बी लॉस्ट और हिडन because it is high level view, there is a potential that some information specifies will be buried। यानी कि आप हर चीज़ को इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकते, तो कुछ चीज़ें जो ऊपर-ऊपर की होती है वो उसमें हम डिज़ाइन कर लेते हैं, और लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसमें हमको इन्फॉर्मेशन पता नहीं लग पाए। तो ये इसका कॉन्स हो गया है। अब हम लास्ट में देखते हैं रिलेशनल मॉडल इन डीबीएमएस। देखिए ईआर मॉडल में जब मैंने बात करी, तो ईआर मॉडल में मैंने ईआर मॉडल नहीं बल्कि अगर हम हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल या ईआर मॉडल कुछ भी बात करें, यहाँ पर हमने जो भी बात करी हुई है वो रिकॉर्ड लेवल पे बात करी है, इन्फॉर्मेशन लेवल पे बात करी है। लेकिन जब ये रिकॉर्ड एक से ज़्यादा हो जाते हैं और टेबल बन जाता है, और जब हमको कोई कहते हैं कि टेबल को आप जोड़िए या उनके बीच में रिलेशन बनाइए, तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है रिलेशनल मॉडल इन डीबीएमएस। तो ये क्या है, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि ईएफ कोड प्रपोज द रिलेशनल मॉडल टू मॉडल डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन और टेबल। यानी यहाँ पर आपका सबसे पहले रिलेशन या टेबल वर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आप रिकॉर्ड के लेवल पे या इन्फॉर्मेशन के लेवल पे काम नहीं कर रहे, जैसे कि मैंने पहले 3 आपको मॉडल्स में बताया। यहाँ पे आप टेबल के लेवल पे काम करेंगे। आफ्टर डिजाइनिंग द conceptual model of the database using ER diagram, we need to convert the conceptual model into relational model which can be implemented using any RDMS language like Oracle, SQL, MySQL, etc। यानी कि अब मेरे पास ER डायग्राम या कोई सा भी डायग्राम हो, वो हमने बना लिया। बेसिकली हम ER डायग्राम को ही रिलेशनल मॉडल में यूज़ करते हैं। तो हम ER डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद चूँकि ईआर डायग्राम जो होता है वो रिकॉर्ड लेवल पे होता है। अब एक से ज़्यादा रिकॉर्ड होंगे तो फिर हमको टेबल लेवल पे काम करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आ जाता है ये रिलेशनल मॉडल। यानी कि ईआर ड मॉडल का एक एक्सटेंड फॉर्म ही हम कह सकते हैं रिलेशनल मॉडल होता है। अब देखिए जैसे ये टेबल स्टूडेंट आपके सामने है, इसके अंदर 4 फील्ड हैं, 4 फील्ड को हम बोल सकते हैं एट्रिब्यूट हैं, टेबल स्टूडेंट है, अगर हम इसको बोलें तो ये एंटिटी हो जाएगा, ठीक है? और ये इसके रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन, ऐज, ये उनके अंदर की इन्फॉर्मेशन होती है। तो आप देखिए इसके अंदर 1, 2, 3, 4 आपको सामने दिख रहे हैं, 4 हम इसके अंदर रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो ये हमने इसके लिए टेबल बना लिया स्टूडेंट। तो अब टेबल के बीच में हम रिलेशन डेवलप करेंगे रिलेशनल मॉडल के अंदर। ये देखिए फिर से देखिए आप सामने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब
एट्रीब्यूट तो हमने या डायग्राम में भी देख लिया था, वही एट्रीब्यूट यहाँ पे जो फील्ड होती हैं उन्हीं को हम एट्रीब्यूट कहते हैं, जैसे रोल नंबर, नेम, एड्रेस। रिलेशनल स्कीमा, ये रिलेशनल स्कीमा का मतलब होता है जैसे हमने रिलेशन वा बनाया दो टेबलों को आपस में जोड़ने के लिए, उसी तरीके से हम यहाँ पे रिलेशनल स्कीमा बनाते हैं। और टपल, टपल क्या होता है, जो एक रिकॉर्ड होता है, जो एक रो होती है, उसको हम टपल बोलते हैं। अब इसकी जब हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजी हमको ध्यान रखने की जरूरत होती है। पहला देखते हैं हम रिलेशनल इंस्टेंस क्या है। The set of tuples of relation that are particular instance of time is called relational instance. Table 1 shows the relation instance of student at a particular time. It can change whenever there is insertion, deletion or update in the database. देखिए रिलेशन इंस्टांस का मतलब होता है जब टेबल के अंदर मान लीजिए 50 रिकॉर्ड है, लेकिन अगर पर्टिकुलर हमने कोई काम किया और 10 रिकॉर्ड पे किया, 5 रिकॉर्ड पे किया, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कितनी रिकॉर्ड हमारे पास आए, उस इंस्टांस पे उस वक्त पे हमारे कितने रिकॉर्ड आए, वो कहलाता है हमारा रिलेशन इंस्टांस कहलाता है। अब देखते हैं दूसरा डिग्री क्या होता है, इस टर्म का क्या मतलब होता है। द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन द रिलेशंस is known as the degree of the relation. The student relation defined above has degree 5. अब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन द रिलेशन, अब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ, फील्ड हुआ, कि उसमें कितने फील्ड हैं, वो फील्ड कहलाते हैं हमारी डिग्री। तो ऊपर जो स्टूडेंट टेबल जो हमने देखा उसमें चूंकि 5 फील्ड है तो उसको हम बोल सकते हैं उसकी डिग्री 5 है। अगला जो टर्म आपको याद रखने की जरूरत होगी जो पूछा जाता है उसमें वो ये होता है कार्डिनलिटी क्या होता है। अब कार्डिनलिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ टपल इन रिलेशन इज नोन अकॉर्डिंगली द स्टूडेंट रिलेशन डिफाइंस अबव है कार्डिनलिटी 4। यानी किसी भी टेबल के अंदर जितने रिकॉर्ड होते हैं वो उसकी कार्डिनलिटी कहलाती है। कॉलम क्या होते हैं, कॉलम का मतलब कॉलम बोले यहाँ हम एट्रीब्यूट बोले एक ही मतलब है। तो कॉलम क्या हुआ, द कॉलम रिप्रेजेंट द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। द कॉलम रोल नंबर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिलेशन स्टूडेंट। ये अब नल वैल्यूज क्या होती हैं, नल वैल्यूज जो होती हैं, नल वैल्यू इज नॉट नोन एज अनअवेलेबल, इज नॉट ए नल वैल्यू। ठीक है, तो इसके अंदर हमको नल वैल्यू हमको बताना पड़ता है, इसके अंदर नल वैल्यू क्या है। देखिए जीरो वैल्यू होना अलग बात है, नल वैल्यू अलग बात है। जीरो का मतलब होता है कि हमने उसको वैल्यू दी कि भाई वो जीरो वैल्यू है, जैसे 1 2 3 4 वैल्यू होती है, ऐसे जीरो वैल्यू होती है। लेकिन जब हम डेटाबेस में आते हैं और हम बोलते हैं नल, नल का मतलब है कि मुझे अभी नहीं मालूम क्या होता है। तो मुझे अभी नहीं मालूम का मतलब जीरो नहीं हो सकता। ज़ीरो एक अलग है, मतलब मुझे मालूम है लेकिन वो ज़ीरो है, तो वो ज़ीरो बोल दिया। जब मैंने बोला मुझे नहीं मालूम, मतलब वो कुछ भी हो सकती है, तो वहाँ पे हम नल वैल्यूज़ होते हैं। तो इसके अंदर हमको नल वैल्यूज़ को भी एंटर करना पड़ता है अगर हमको ये नहीं मालूम है, वो रिलेशन को डेवलप करना पड़ता है। इसके अलावा चूँकि रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है, तो उसके अंदर हमको कुछ कीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जिसके थ्रू ये सब टेबल आपस में जुड़े होते हैं। तो जैसे प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की मतलब किसी भी टेबल में एक फ़ील्ड या एक से ज़्यादा फ़ील्ड हो सकती है, जिसके थ्रू उस टेबल के उन रिकॉर्ड्स को हम रिट्रीव कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, वो कहलाता है हमारा प्राइमरी की, है ना? तो उस प्राइमरी की को हम अगर किसी दूसरे टेबल में यूज़ करेंगे, तो वही हमारी की बन जाती है फ़ॉरेन की। तो ये हमारा प्राइमरी की हुआ। लेकिन अगर प्राइमरी की नहीं है, तो क्या हम एक से ज़्यादा फ़ील्ड को जोड़ के प्राइमरी की बना सकते हैं? अगर ऐसा हम कर सकते हैं, तो वो कहलाता है हमारा कैंडिडेट की। सुपर की क्या होती है? सुपर की इज़ अ काइंड ऑफ कैंडिडेट की, मतलब कैंडिडेट की में से एक की ऐसी होती है, जो सुपर की तरह काम करती है, वो सुपर की होती है। फॉरेन की क्या होती है? जैसे कि मैंने बताया कि पहले टेबल की प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में जब जाती है, तो उसको फॉरेन की कहते हैं, ताकि दूसरे टेबल में हम पहले टेबल के रिकॉर्ड को रिट्रीव कर सकें। अल्टरनेट की क्या होती है? अल्टरनेट की वो होती है जिसमें प्राइमरी की में से हम कुछ दूसरी प्राइमरी की बना सकते हैं उससे मिलती-जुलती। कंपोज़िट की क्या होती है? इन्हीं कीज़ को आपस में जोड़ के जब हम कोई आगे का काम करते हैं तो वो कहलाता है हमारा कंपोज़िट की कहलाता है। अब कुछ जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं रिलेशनल मॉडल की क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डेटा इज़ रिप्रेजेंटेड इन रोज़ एंड कॉलम कॉल्ड रिलेशन, ये मैंने बताया आपको कि रोज़ एंड कॉलम होते हैं, जैसे आप एक्सेल के अंदर देखते हैं, सेम टू सेम इसके अंदर भी होता है। इसमें रोज़ एंड कॉलम होता है जिसको हम रिलेशन बोल सकते हैं या रिकॉर्ड बोल सकते हैं सिंपली भाषा में। डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल हैविंग रिलेशनशिप बिटवीन देम कॉल्ड द रिलेशन मॉडल, जो कि डेटा होते हैं उनके बीच में रिलेशन बनाते हैं इसलिए हमको रिलेशन मॉडल कहते हैं। द रिलेशन मॉडल सपोर्ट द ऑपरेशन लाइक डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन एंड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। अब आप टेबल बना लिया तो आपको रिलेशन बनाना है, तो रिलेशन में आपको डेटा डेफिनेशन करना पड़ेगा। डेटा डेफिनेशन का मतलब रिकॉर्ड एंट्री करना पड़ेगा। डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं, मतलब उसमें अपडेट कर सकते हैं, और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कर सकते हैं, मतलब उनके बीच में आपको रिलेशन बना सकते हैं। ईच कॉलम हैज डिस्टिंक्ट नेम एंड दे रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट, यानी कि हर टेबल कॉलम का एक डिस्टिंक्ट नेम होगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक टेबल में एक से ज़्यादा जो कॉलम हो वो एक ही नाम के हों, आपको हर कॉलम को अलग-अलग नाम देना होगा।
ईच रो रिप्रेजेंट सिंगल एंटिटी, और जो रो होती है, एक रो बोलें या एक रिकॉर्ड बोलें, वो क्या कहलाती है? एक एंटिटी कहलाती है। अब इसके एडवांटेज क्या है रिलेशनल मॉडल के, कि सिंपल मॉडल होता है। जैसे कि आपने देखा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, रोज़ एंड कॉलम है, जैसे आप एक्सेल पे काम करते हैं ठीक उसी तरीके से होता है, तो बहुत ही सिंपल होता है। फ्लेक्सिबल होता है, कहीं कोई भी रिकॉर्ड को कहीं भी आप एंट्री करा सकते हैं। सिक्योर होता है, मतलब सब आपस में कीज़ आपने देखी, प्राइमरी, फॉरेन, रिलेशनल, उन की के थ्रू ये सिक्योर हो जाता है। डेटा एक्यूरेसी होती है, डेटा एक्यूरेसी में आपको बहुत बेनिफिट मिलता है कि आप डेटा एक्यूरेट है, वो इन्फॉर्मेशन एक टेबल से दूसरी टेबल में जाएगी, जिनके बीच में आप कंटेंट रखेंगे। डेटा इंटीग्रिटी रख सकते हैं, ये जो कीज़ है उनके थ्रू आप डेटा इंटीग्रिटी रख सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं हो कि अगर हमको 4 टेबल के बीच में काम करना है तो बाहर से कोई रिकॉर्ड नहीं आ सकता, उन्हीं के बीच में आप आपस में वो इंटीग्रेट रहेगा। ऑपरेशन कैन बी अप्लाइड ईज़िली, ऑपरेशन कैन बी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है कि देखिए, छोटे 2-4 अगर आपको काम करना है तब तो आप 2-4 टेबल बना सकते हैं, लेकिन बड़े टेबल पे काम नहीं हो सकता। आज जैसे सोशल मीडिया का टाइम है, तो सोशल मीडिया में अब ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि मैं पहले से टेबल बना लूँ और उसके 4 फील्ड दे दूँ कि भाई इसमें नेम, सैलरी, ऐज यही आएगा। अब वो तो सोशल मीडिया है, उसमें कोई वीडियो भी डाल सकता है, टेक्स्ट भी डाल सकता है, तो वहाँ पे फिर इसका क्या यूज़ बचेगा? तो ये बड़े उस लार्ज लेवल पे काम नहीं होता है सोशल मीडिया वगैरह में। अगर आप सोचेंगे मैं फ़ेसबुक में, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, यहाँ पे मैं रिलेशनल मॉडल चलाने लग जाऊँ, तो यहाँ पे तो नहीं चल सकता। क्योंकि यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट बार-बार चेंज होती है और लोग कुछ भी डालते हैं, तो आपको वहाँ पे अलग डेटा तो वहाँ पे ये चीज़ सूटेबल नहीं होगी। समटाइम इट बिकम डिफिकल्ट टू फाइंड रिलेशन बिटवीन टेबल, कई बार ऐसा हो जाता है टेबल के बीच में रिलेशन फाइंड करना पड़ता है, मुश्किल हो जाती है, कैसे करें? बिकॉज़ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर द रिस्पॉन्स टाइम फॉर क्वेरी इज़ हाई। अब जैसे आपने देखा होगा कि इसका चूँकि कॉम्प्लेक्स बहुत होता है, जैसे आपने ओरेकल देखा होगा कि आप उसमें बोला जाता है कि 32 जीबी की रैम डालिए, इतने हार्ड डिस्क स्पेस होना चाहिए, तो उतनी मेमोरी फ्री होना चाहिए, तभी वो चलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप हर चीज़ पे रिलेशन पे काम कर रहे हो, तो उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी, यानी मेमोरी की स्पेस भी बढ़ेगी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी, यानी कि आपको प्रोसेसर भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो रिलेशनल मॉडल आपके नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके में तो ठीक है, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं या जब आप कहीं भी आते हैं, आपको मान लो पैन कार्ड बनवाना है या आपको सपोज़ करो कोई इनकम टैक्स का करना है, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें रिलेशनल मॉडल इस तरीके का मॉडल नहीं होता। वो अलग नोएसक्यूएल करके एक डेटाबेस आता है, वो होता है जो किसी हम और आपको वीडियो में बताएँगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये डिसएडवांटेज है रिलेशनल मॉडल का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें मैंने आपको ना सिर्फ मॉडल बताया बल्कि साथ में ये भी बताया है कि कौन-सा मॉडल किस तरीके से यूज़ होता है, कब यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है। तो इस पे से कुछ क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भई हायरार्की का मॉडल क्या है? उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं? वो बताइए। या ये पूछ सकता है कि नेटवर्क मॉडल क्या है? या हायरार्की का मॉडल और नेटवर्क मॉडल में क्या डिफरेंस होता है? वो बताइए। या फिर वो ये भी पूछ सकता है कि ईआर मॉडल क्या होता है? और कब ईआर मॉडल का फ़ायदा है? क्या हम ईआर मॉडल से नेटवर्क मॉडल या हायरार्किकल मॉडल बना सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। और या रिलेशनल मॉडल कैसा यूज़ है और अभी तक ये रिलेशनल मॉडल बाकी 3 मॉडलों से कैसा डिफरेंस है, इसके प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं। तो इस वीडियो को समझ लेने के बाद आपको मेरे को लगता है पूरा समझ में आ गया होगा तीनों मॉडल क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉडल को समझ लेने के बाद ही आप उसकी कोडिंग करते हैं और अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नीचे कमेंट में लिख के बताइए कि हाँ, कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछिए, हम उसका आपको जवाब ज़रूर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।